आगे के महान दाव को कहता है तुम्हारा फोन बहुत ही पुराना हो गया है, तुम्हें इसे चेंज कर देना चाहिए। तो दाव कहती है भले ये फोन पुराना हो गया हो पर ये अभी भी काम कर रहा है, तो इसे चेंज क्यों करना। तो किमहान कहता है तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो यहाँ पर दाव कहती है आज मैंने बहुत कुछ पता लगाया और मुझे ये भी पता चला कि मिस्टर अरान को दिल की बीमारी थी और उनका इलाज भी चल रहा था, शायद उन्होंने इसी वजह से खुदकुशी की हो। तो किमहान जब दाव के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो दाव को कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो दाव ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मेरा दिन बिल्कुल अच्छा गया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो दाव कहती है क्या आप मुझसे यही पूछने के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर किमहान उसे क्या बताए कि वो तो उसे देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो किमहान कहता मैं यहाँ पर सितारे देखने के लिए आया था। तो दाव कहती है लेकिन आज के मौसम को देखकर तो नहीं लगता कि आज आसमान में कोई भी सितारा है, बल्कि आज तो पूरी तरह से बादल छाया हुआ है। तो किमहान कहता है मुझे जिस सितारे को देखना था मैं उसे देख चुका हूँ। और यहाँ पर किमहान दाव के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ तेज शशि से गुस्से में रहता है। तो शशि कहती है क्या तुम अभी तक मुंह फुलाकर रहोगे, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं। तो तेज कहता है तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी, तुम्हारे दिल में तो अभी भी वो अरान है ना जिसकी तुम इतनी फिक्र करती हो। तो शशि कहती है वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर, तुम पास्ट की बातों को लेकर प्लीज गुस्सा मत हो। तो तेज कहता है भले ही अरान तुम्हारा पास्ट हो लेकिन अभी प्रेजेंट में वो मेरे हलक का कांटा बना हुआ है जिसकी वजह से मेरी पूरी इमेज की धज्जियां उड़ रही है। कि तभी उधर से शशि आती है। तो यहाँ पर तेज शशि से पूछता है कि होटल की बुकिंग कैसी चल रही है। तो शशि यहाँ पर तेज को बताती है कि होटल की बुकिंग बहुत ही खराब हालात से गुजर रही है, बहुत सारे कस्टमर अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं और हमारे होटल में चेकआउट भी नहीं कर रहे। हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा क्योंकि अगर हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला तो हमारी दिन ब दिन खराब होती जाएगी। तो तेज जब ये सारी बातें सुनता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसको सबसे ज्यादा गुस्सा अरान पर ही आता है और खासकर अपने दुश्मन पर भी, क्योंकि अगर उन लोगों ने कोई भी ऐसा सबूत प्रूफ कर दिया कि मिस्टर अरान की मौत में उसका हाथ है तो उसकी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और बेचारा तेज यही सब सोच सोचकर पगला रहा होता है। दूसरी तरफ किमहान और दाव मिस्टर अरान के केस पर काम कर रहे होते हैं कि तभी इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है कि तभी वहाँ पर तेज और शशि भी आ जाते हैं और यहाँ पर तेज उन दोनों को इस तरह एक दूसरे करीब देखकर गलत मतलब ही निकालने लगता है और यहाँ पर वो दाव को किमहान की दूसरी मिस्ट्रेस समझने लगता है, जिस वजह से तेज यहाँ पर किमहान और दाव को दोनों को ही बातें सुनाने लगता है। तो यहाँ पर दाव तेज को बताती है कि हम लोग ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम लोग मिस्टर अरान के केस पर जांच पड़ताल कर रहे थे ताकि हमें कोई ऐसा सुराग मिल सके जिससे हम इस केस को सॉल्व कर सके। तो तेज ये बात सुनकर सीधा दाव को ही सुनाने लगता है कि क्या तुम इस होटल की महारानी हो जो तुम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगी। लेकिन तभी शशि दाव से पूछती है कि तुम्हें आखिरकार मिस्टर अरान के बारे में क्या पता चला, मुझे बताओ। तो यहाँ पर दाव उन लोगों को बताती है कि मिस्टर अरान को दिल की बीमारी थी और उनका इलाज भी बहुत ही मुश्किल था और उनके बचने का चांस भी नहीं था, जिस वजह से शायद उन्होंने सुसाइड की होगी। तो तेज जब ये बात सुनता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ जाकर पूरी मीडिया के सामने ये बताता है कि उसने अपने दोस्त अरान का खून नहीं किया है, बल्कि वो तो उसे अपना दोस्त मानता था और सगे भाई से भी बढ़कर उससे प्यार करता था, तो वो अपने दोस्त का खून कैसे कर सकता है। एक्चुअली मिस्टर अरान को दिल की बीमारी थी और उनका कोई इलाज नहीं था और उन्हें ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। और यहाँ पर तेज अपने ऊपर से मिस्टर अरान के खून का इल्जाम हटाने के लिए मिस्टर अरान की बीमारी का सहारा लेता है और उन्हीं पर इस मामले का सारा इल्जाम लगाकर अपने आप को इस मामले से निर्दोष साबित कर देता है। तो सारे मीडिया वाले भी तेज की बातों पर यकीन कर लेते हैं और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाता है। इधर शशि जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी पूरी तरह से रोने लगती है और वो रोते रोते मिस्टर अरान की मूर्ति के पास जाती है और उन्हें फूल समर्पित करती है और कहती है अरान मुझे पता था कि तुम्हें दिल की बीमारी थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपनी बीमारी की वजह से कभी भी सुसाइड नहीं करोगे। लेकिन आज जब उन लोगों ने पता लगाया और उन्हें पता चला कि तुमने अपनी बीमारी की वजह से सुसाइड की है, ये बात जानकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। काश तुम मेरे साथ होते तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। तुम्हें पता है कि मैंने तेज से क्यों शादी की, अगर तुम मेरे साथ रहते तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। अरान मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बस एक ही इंसान से प्यार किया था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और यहाँ पर शशि मिस्टर अरान को याद करके आंसुएं बहाती है। इधर यादा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि दाव कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर यादा दाव को कहती है तुम्हें इस होटल में आए हुए बस कुछ दिन ही हुए हैं, पर बस इसी कुछ दिनों में तुमने पूरी होटल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही टैलेंट है। और यहाँ पर यादा दाव को कुछ और खरी खोटी सुनाने ही वाली होती है कि तभी उधर से किमहान आ जाता है और वो यादा को कहता है दाव सच में बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें तो कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। तो यादा कहती है लगता है ये तुम्हारी भी
चहेती हो गई है, इसलिए तो तुम इसकी साइड से बोल रहे हो। वैसे तो मैं यहाँ पर इसे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? तो किमहान कहता है मैं भड़क कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे बातों का जवाब दे रहा हूँ। और यहाँ पर किमहान दाव का हाथ पकड़कर यादा के सामने उसे लेकर चला जाता है, जिसे देखकर यादा को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आगे दाव किमहान को कहती है कि तुम्हें यादा के सामने इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, पता नहीं वो हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोच रही होगी, उसे लग रहा होगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो किमहान कहता है अगर उसे ऐसा लगता है तो उसे लगने दो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम सच में मेरे लिए स्पेशल हो। तो दाव ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे किमहान की बातें समझ ही नहीं आती कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ रति को जब पता चलता है कि उसका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और तेज इस मामले से आराम से बाहर निकल गया है, ये बात जानकर तो रति के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब रति के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता जिससे वो तेज के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आगे दाव के इस कारनामे की वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है, तो दाव बहुत ही खुश होती है। आगे दाव किमहान से मिलने के लिए जाती है, तो किमहान उसे बधाइयां देता है कि उसने इतने कम समय में ही अपना प्रमोशन कर लिया। और यहाँ पर किमहान दाव को एक फोन भी गिफ्ट करता है और दाव को कहता है मैंने ये फोन बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए लिया है, तो प्लीज मना मत करना। तो दाव भी मना नहीं करती और वो उस फोन को रख लेती है। दूसरी तरफ फाल लंच कर रही होती है कि तभी वो कुछ कलीग्स की बातें सुनती है, जिसे सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है अपने मिस्टेरियस शेफ से मिलने का। इसलिए वो पृथ्वी के साथ उस अपार्टमेंट में जाती है एक अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए। तो यहाँ की एजेंट उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है, क्योंकि उस एजेंट को लगता है कि ये लोग सच में उसके अपार्टमेंट को लेने के लिए आए हैं, पर उन्हें क्या पता कि फा यहाँ पर उसके साथ स्कैम कर रही है ताकि वो इसी बहाने से अपने मिस्टेरियस शेफ को देख सके। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है और वो अपने शेफ से मिलने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी पृथ्वी बीच में आ जाता है और वो उसे जाने से रोकता है, पर वह उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो अपने शेफ के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। तो वहाँ जैसे ही वह अपने आइडियल शेफ को देखने वाली होती है, पर वो एक्साइटमेंट के मारे बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो अपने आइडियल शेफ को नहीं देख पाती और उसका ये प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। आगे फा ये सारी बातें अपनी बहन को बताती है, तो उसकी बहन कहती है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो फा कहती है मैं अपने शेफ को देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे मौका मिलेगा भी या नहीं? तो दाव कहती है तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें इस बार मौका मिला है तो आगे भी जरूर मिलेगा, तुम एक ना एक दिन अपने शेफ आइडियल से जरूर मिलोगी, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ तलाई पृथ्वी से पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो पृथ्वी यहाँ पर उसे पूरी बात बताता है। तो तलाई कहता है तुम्हें उस लड़की को बता देना चाहिए कि तुम ही मिस्टेरियस शेफ हो और तुम्हें ये बात पूरी दुनिया को भी बता देना चाहिए, आखिरकार तुम इस बात को छुपा क्यों रहे हो, इस बात को छुपाने में शर्म कैसी? तो पृथ्वी कहता है अगर इस बारे में मेरे पापा को कुछ भी पता चल गया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, मुझे अपने इस पैशन को छोड़ना पड़ेगा और मुझे उनके हिसाब से अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। तुम्हें भी पता है कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है और मैं खाना बनाने टाइम ही खुद को आजाद फील करता हूँ, अगर मुझसे ये भी छिन जाएगा तो मेरी लाइफ की एक लौती खुशी भी छिन जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ रति अपने देवर को कहती है कि अगर मुझे इन सब के बीच कुछ भी हो जाता है तो प्लीज मेरी बेटियों का ख्याल रखना। तो पा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको तो अपनी बेटियों के साथ एक अच्छी लाइफ जीनी है और वैसे भी मैंने आपकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, तो आगे भी रखूंगा, लेकिन आपके साथ, समझी? दूसरी तरफ तवान क्लब में पार्टी कर रही होती है और वहाँ जाकर वो खूब ड्रिंक करती है और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है। तो वो अपने कैब में बैठने के बजाय तलाई की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो तलाई जब तवान को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो तवान से पूछता भी है कि वो कौन है, पर तवान इतने नशे में रहती है कि वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, उल्टा उसकी गाड़ी पर उल्टी कर देती है, जिस वजह से उसका पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। तो तले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो तवान को अपने घर लेकर आता है और वहीं पर उसे पूरी रात रहने के लिए देता है। अगली सुबह जब तवान को होश आता है और वो अपने आप को किसी अनजान के घर में देखती है तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। आगे जब तलाई उसे पूरी बात बताता है तो तवान कहती है मुझे माफ करना, मैं अनजाने में तुम्हारी कार में बैठ गई, बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मैं उसे पे कर दूंगी। तो तलय कहता है मेरी गाड़ी का नुकसान बहुत हुआ है और मेरे कपड़ों का भी, तो तुम्हें 50,000 का हर्जाना भरना होगा। तो तवान जैसे ही 50,000 सुनती है ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है क्लीनिंग के इतने पैसे कौन लेता है, तुम मुझे ठग रहे हो ना? तो तले कहता है मेरा गाड़ी बहुत ही महंगा है और उसकी सर्विसिंग भी बहुत ही महंगी है, तो इतने ही आएंगे। तो तवान कहती है तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो और मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगी, अगर तुम्हें इस बात को लेकर मुझ पर केस करना है तो जाकर कर दो। और तवान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तलाई कहता है केस किस पर करूँ, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। दूसरी तरफ तेज को पता चलता है कि उसकी सासू माँ ने एक कुक हायर किया है, तो वो शशि से पूछता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया।
आया, क्या तुमने उस औरत का बैकग्राउंड चेक किया था? तुम ऐसे कैसे किसी को काम पर रख सकती हो? तो शशि कहती है वो औरत बहुत ही अच्छी है और अपना काम भी अच्छे से कर रही है और मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी पर मैं भूल गई। तो तेज इस बात पर शशि पर गुस्सा करने लगता है और कहता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझे अनजान लोग अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आइंदा से ख्याल रखना। कि तभी उधर से तवान घर आती है तो तेज तवान को यहाँ पर टोकने लगता है और कहता है तुम पूरी रात कहाँ पर थी? तो तवान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो तेज कहती जब से तुम्हारी नानी यहाँ पर रहने के लिए आई है तब से तुम लोगों के भाव बट्टे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। तुम रात रात भर बाहर रहती हो और सुबह घर आती हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहाँ पर तेज अपनी ही बेटी को बतवा देने लगता है। तो शशि कहती है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तो तेज कहता है मैं गलत ही क्या कह रहा हूँ? अगर ये इस तो तेज कहता है मैं गलत क्या कह रहा हूँ? ये रात रात भर बाहर रहती है और लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है। अगर ये किसी के बच्चे की माँ बन गई तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर इसे इसी तरह के कारनामे करने हैं तो मेरे घर से दफा हो जाए। तो तवान कहती है आप तो मुझे इस घर से बाहर निकालने के बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि आपकी दूसरी बीवी और आपका बेटा आराम से अपनी लाइफ जी सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो आपको मुझे भी घर से बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। तो तेज कहता है मैं इन लोगों से प्यार करता हूँ तो ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे। तो तवान को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या आपने कभी भी मुझसे या किम हान से ऐसा प्यार किया जैसा आप प्यार इन दोनों से करते हैं? तो तेज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तब उधर से किम हान आ जाता है और अपनी बहन को कहता है तुम इनसे क्या सवाल पूछ रही? इन्होंने कभी भी हमसे प्यार नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो बस अपनी दूसरी बीवी और अपने बेटे को प्यार किया है, जिन्हें बस दूसरों का घर तोड़ना आता है। और यहाँ पर फिर से किम हान शशि की इंसल्ट करने लगता है तो पृथ्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पृथ्वी अपनी मोम को लेकर स्टैंड लेने लगता है। तो किम हान कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सती सावित्री जो तुम उनकी साइड ले रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी मॉम ऑलरेडी किसी का घर तोड़कर हमारे घर को तोड़ने के लिए आई थी। और यहाँ पर किम हान शशि के पास्ट को कुरेदने लगता है तो तेज को गुस्सा आ जाता है और वो किम हान को चुप होने को कहता है, पर किम हान चुप होने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा शशि के कैरेक्टर को लेकर उस पर ढेर सारे सवाल उठाने लगता है और बुरा भला कहने लगता है। तो पृथ्वी को भी गुस्सा आ जाता है जिस वजह से इन दोनों भाइयों में जमकर लड़ाई होने लगती है। तो यहाँ पर तेज उन लोगों की लड़ाई को शांत करने के बजाय उल्टा इन सब का जिम्मेदार भी किम हान को ही समझने लगता है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ लड़ाई करने की? तो किम हान जैसे ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि तभी उधर से किम हान की नानी आ जाती है और वो तेज को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाती को थप्पड़ मारने की? जैसे तुम अपने बेटे के साथ खड़े हुए हो वैसे ही मैं अपने नेत और नातिन के साथ खड़ी हुई हूँ। अगर तुमने उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर नानी किम हान को संभालती है। आगे पृथ्वी को किम हान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कहता है मॉम हम कब तक उन लोगों की जातियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? वो हमेशा हमें कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं और हम लोग चुपचाप उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं। वो लोग कब हमें जलील करना बंद करेंगे? तो शशि कहती है उन लोगों का कहना भी तो गलत नहीं है ना, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से हमने उनकी खुशियों को आग ही लगाई है। पर हम 20 साल पहले इस घर में नहीं आते तो अगर हम 20 साल पहले इस घर में नहीं आते तो उन लोगों के साथ कोई जाति नहीं होती, उन्हें उनका हक मिलता। तुम मानो या ना मानो उन लोगों के हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। हमारी वजह से आज उनकी लाइफ ऐसी हो गई। तो पृथ्वी कहता अगर ऐसी बात है तो हम कब तक उनकी जातियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? पूरी जिंदगी? क्या हम पूरी जिंदगी इसी जिल्लत में जिएंगे मॉम? तो शशि कहती हम जब तक इन सबको बर्दाश्त कर सकते हैं हमें तब तक इन सबको बर्दाश्त करना होगा। दूसरी तरफ की मान अपने पापा के बिहेवियर की वजह से बहुत ही सैड रहता है और अपनी मॉम को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन में भी उसके पापा कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि उसकी मॉम ही उसे प्यार करती थी और उसकी लाइफ से पापा की कमी को दूर करने की कोशिश करती थी। आगे दाव भी वहाँ पर काम के सिलसिले में आ जाती है तो यहाँ पर किम हान दाव को बताता है कि इस पार्क में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो दाव वो सारी चीजों को नोट आउट करती है। तो यहाँ पर किम हान दाव से अपनी चाइल्ड मेमोरीज शेयर करता है और उसे बताता है कि मेरी बचपन में बहुत ही कम मेमोरीज है जो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी है। और यहाँ पर किम हान दाव से भी पूछता है कि उसकी चाइल्ड मेमोरीज कौन सी सबसे स्पेशल है। तो यहाँ पर दाव से बताती है कि जब वो पैसे कमाने के लिए लिफाफा बनाती थी, अपने अंकल के साथ बर्तन धोती थी और कचरे जमा करके पैसे कमाकर उसकी आइसक्रीम खाया करती थी, वो सारी मेमोरीज उसके लिए बहुत ही प्यारी और यादगार थी। तो किम हान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो दाव को कहता है कि तुम्हारा बचपन बहुत ही टफ था, तुम्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ना। तो दाव कहती है भले ही हमारा बचपन थोड़ा मुश्किल भरा था लेकिन हमारे लिए वो पल थे जहाँ पर हम खुश थे और
साथ में थे वो सारे पल मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं। जब भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ, उन्हें याद करके मैं खुश हो जाती हूँ। तो किमान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ शशि अपने बेटे से मिलने के लिए आती है और अपने बेटे को समझाती है कि उसे उसके और तलय के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो तलय को पसंद करता है तो उसे तलय को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आजकल के जमाने की औरत है और वो समय के साथ सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। अगर मेरे बेटे को लड़के पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम समाज की फिक्र मत करो और अपने दिल की करो। तो पृथ्वी जब यहाँ पर ये सुनता है कि उसके पापा को ये गलतफहमी हो गई थी कि वो एक गे है और उसका तलय के साथ चक्कर चल रहा है, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी को ये भी पता चल जाता है कि उसके पापा को ये बात नहीं पता चली है कि वो एक सेफ है। ये बात जानकर पृथ्वी को बहुत ही खुशी मिलती है और वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं गे नहीं हूँ मॉम, और ना ही मुझे तलय पसंद है, वो मेरा दोस्त है, बल्कि मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है और मुझे एक लड़की पसंद भी है जिसे मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी और काइंड हार्टेड लड़की है। तो उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे पृथ्वी अपना चैनल फिर से ओपन कर देता है। जब फा को ये बात पता चलती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है कि तभी उधर से पृथ्वी आता है। तो यहाँ पर फा उसे बताती है तो पृथ्वी कहता है तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। तो फा कहती है तुम नहीं समझोगे, इसलिए मेरे सैफ के बारे में बुरा भला कहना बंद करो, क्योंकि वो तो तुमसे लाख गुना अच्छे होंगे। और फा यहाँ पर उल्टा पृथ्वी के मुंह पर ही ये कहकर चली जाती है, ये भी नहीं सोचती कि वो जिस सैफ को इतना प्यार करती है वो सैफ कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है।